हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एल्गोरिदम को समझ लिया था अच्छे से। इस वीडियो के अंदर हम फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। हमने फ्लो चार्ट का थोड़ा सा डिस्कशन पिछले वीडियो में भी किया था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सिंबल, शेप्स एंड एरो। तो बेसिकली ये लाइन क्या कह रही है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है वो सामने वाले बंदे को अपना एल्गोरिदम समझाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। अब फ्लो चार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो फ्लो चार्ट या तो ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है एल्गोरिदम का। इसका मतलब क्या है कि या तो आप अपने एल्गोरिदम को ग्राफिक्स के थ्रू दिखा रहे हो किसी को। ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू मतलब जैसे आपने एनिमेटेड वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफिक्स के थ्रू अगर आप किसी को अपना एल्गोरिदम समझा रहे हो, या कुछ पिक्चर्स के थ्रू आप अपने एल्गोरिदम को किसी को समझा रहे हो। ठीक है, जैसे मैगी के पीछे पिक्चर्स बने होते हैं ना, जैसे हमने मैगी वाला एग्जांपल अपने प्रीवियस वीडियो में यूज़ किया था। तो मैगी के पीछे पिक्चर्स बने होते हैं कि सबसे पहला स्टेप करके लिखा होता है पानी बॉईल करना, तो वहाँ पे एक इस तरीके का बना होता है शेप में कोई बर्तन, और उसमें मतलब पानी दिखा के यहाँ से ऐसे जो स्टीम होती है वो निकल रही होती है। फिर दूसरे स्टेप में उसमें ऐसे करके दिखाया होता है कि इसमें हमें मैगी पुट ऑन करना है इसमें। ठीक है, मतलब इस तरीके से पिक्चर्स के फॉर्म में अगर हम स्टेप्स को सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कि पिक्चर्स के फॉर्म में हमने अपने एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आई होप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो और क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स मतलब जैसे कि कुछ कुछ लाइक जिससे हम चीज़ों को शो कर सकें। सिंबल्स जैसे कि अब जैसे थम्स अप का सिंबल आप यूज़ करते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, लाइक। ठीक है, तो वो क्या है, एक सिंबल है कि हाँ मुझे पसंद आ गया, मैं लाइक कर दिया। सिंबल मतलब जिसको देख के ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ सामने वाला इंसान क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे रेड लाइट क्या है, एक सिंबल है। किसी ने रेड लाइट देखा तो हमें समझ में आ गया कि हम वहाँ पे अब रुक जाना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंबल। अब सिंबल के बाद शेप्स और एरोज का भी यूज़ होता है। ठीक है, शेप्स और एरोज का, तो शेप और एरो कैसे यूज़ होता है वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस और अ प्रोग्राम, सो ये सारी चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं, किसी एक प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब समझाने के लिए कि इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम होता है कि हमें क्या करना है, और फ्लो चार्ट क्या करता है, उस एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है कि हमें कैसे करना है। ठीक है, ओके। वाइल कंप्यूटर वर्क्स विथ नंबर्स एट ईज, तो कंप्यूटर जो है वो नंबर्स के साथ मतलब नंबर्स को यूज़ करता है। जैसे कि अगर आप जानते हो, कंप्यूटर्स को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। वो सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है। उसे वो सारी चीज़ें नहीं समझ में आती जो हम पाइथन के प्रोग्राम में लिखने वाले हैं। वो एक्चुअल में एट द एंड क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और फिर उसको यूज़ करता है। पर फिलहाल के लिए हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमें बस ऐसा समझना है कि कंप्यूटर को वो लैंग्वेज नहीं समझ में आती है जो हम उसे लिख कर देते हैं। ठीक है, वो उस चीज़ को 0 1 में कन्वर्ट करता है और फिर समझता है। तो ह्यूमन नीड विजुअल रिप्रेजेंटेशन टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वेल एंड कम्युनिकेट इट एफिशिएंटली। तो ह्यूमंस जो हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है। जो चीज़ें हमें सामने दिखे, हम उससे इंटरेक्ट करना, उससे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि अभी तो हम सबके लैपटॉप में एक चीज़ हो गई है, विंडोज़। ठीक है, हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। विंडोज़ में क्या होता है कि आपको आइकन बने दिख जाते हैं, मतलब कैमरा का एक आइकन दिख गया। अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो जाके इस पर क्लिक करना, आपका कैमरा खुल जाएगा। पर बहुत पहले जब कंप्यूटर्स बने थे तब इस तरह के आइकन्स नहीं हुआ करते थे, ऐसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता था। हमें विजुअल मतलब हमें चीज़ें दिखती नहीं थी तब की, मतलब विजुअली एक आइकन बना हुआ, इस पर जाके हमने क्लिक कर दिया और खुल गया। तब हमें कमांड्स लिखने पड़ते थे कि ऐसे करके, मतलब ओपन कैमरा इस टाइप से करके कमांड्स लिखने पड़ते थे। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन हुआ करती थी। तो ह्यूमंस जो हैं वो, उन्हें क्या चाहिए होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए होता है, ताकि वो ज़्यादा उससे रिलेट कर पाएँ, ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, कम्युनिकेट मतलब अपनी बात वहाँ समझा पाएँ। Thus, the flow charts are used to break the process into smaller parts and elaborate it using visual representation. ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या करता है कि बड़े हिस्से प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ता है, ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएँ और दूसरे को समझा पाएँ। ठीक है,
तो आई होप फ्लो चार्ट क्या होता है ये वाली चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। जो अभी हमने पीछे बात की थी कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ शेप्स होते हैं जिनका यूज़ होता है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में ये कुछ 5 सिंबल यूज़ होते हैं, सिंबल और शेप्स आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो हर का अपना एक यूनिक काम है, उस काम को समझ लेते हैं। ये जो इस तरीके से है ना, मतलब हल्का सा राउंड ओवल टाइप का, ये जो होता है टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स मतलब अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं एंडिंग कर रहे हैं तो वो इसमें लिखना होता है, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से एंड कर रहे हैं। ये जो है कुछ ट्रैपेजियम टाइप का शेप जो है, ठीक है, सॉरी रोम्बस टाइप का जो शेप है, ये हम इनपुट और आउटपुट के लिए करते हैं। अगर हम कुछ इनपुट ले रहे हैं यूज़र से वो, और आउटपुट जो दिखा रहे हैं वो, इनपुट और आउटपुट क्या होता है अगर मैं आपको एक सिंपल लाइन में बताऊं तो, अगर आप सब ने अपने फ़ोन में कैलकुलेटर यूज़ किया ही होगा, तो कैलकुलेटर में हम इनपुट देते हैं 2+4, ये हमारा इनपुट है जो हमने दिया है। अब 2+4 को फ़ोन जो है, फ़ोन का कैलकुलेटर जो है कुछ प्रोसेस करता है, किसी तरीके से जोड़ जाड़ के लाता है और हमें आउटपुट पे दिखा देता है कि भाई 4 to 6 होता है। तो इस चीज़ को जो हमने दिया इसको हम कहते हैं इनपुट, और जो हमें बाद में रिजल्ट मिलता है इसको हम कहते हैं आउटपुट। तो जहाँ पे भी इनपुट आउटपुट वाली बात आएगी वहाँ पे हम इस रोम्बस को यूज़ करेंगे, ये रोम्बस शेप जो है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। ये जो स्क्वायर जो है, ठीक है, बेसिकली रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल वाला जो ये शेप है, इसको हम प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शंस मतलब कि बताना कि इसके बाद अब ये करना है, ठीक है, इसके बाद ये करना है, तो इस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिसीजन के लिए ये डायमंड शेप यूज़ होता है। ठीक है, डिसीजन मतलब जब हमारे पास दो रास्ते हों, या तो यस वाला या तो नो वाला, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। एरो कनेक्टर मतलब कि इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है, इसके बाद ये वाला स्टेप है, ऐसे। ठीक है, अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, पहले मैं कहूँगा कि आप ये चीज़ें लिख लो। ठीक है, ये शेप्स बना के लिख लो, ताकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप चेक कर पाओगे कि हाँ चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास, इज़ वैलिड सिटीजन फॉर वोट। मतलब ये वोटिंग वाला सिस्टम होता है ना, तो वोट में क्या होता है कि अगर आप 18 ईयर्स के हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप वोट डाल सकते हो। तो मतलब यहाँ कुछ ऐसा है कि अगर आपकी एज जो है वो इक्वल टू 18 है, या फिर आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, इन दो केसेस में येस होता है, आप वोट डाल सकते हो, वरना नो होता है। ठीक है, हमें इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये तो हमारा सूडो कोड है, ये चीज़ तो हमारी सूडो कोड हो गया कि अगर ये हुआ तो ठीक है येस, वरना हम नो कर देंगे। तो इफ़ मतलब होता है अगर, तो अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये, एल्स, वरना हम नो कहेंगे। तो ये हमारा सूडो कोड हो गया। अब इस सूडो कोड का मुझे फ्लो चार्ट बनाना है, तो फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा स्टार्ट। ठीक है, मैं अपने प्रोग्राम को कहूँगा, अपने कंप्यूटर को कहूँगा स्टार्ट। तो स्टार्ट के लिए हम कौन सा शेप यूज़ करते हैं, ये वाला ओवल टाइप का जो शेप होता है। तो इसमें हमने कहा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद अगला स्टेप होता है हमारे पास इनपुट लेना। मतलब जो आदमी आया है मुझसे पूछने की क्या मैं वैलिड सिटीज़न हूँ या नहीं, तो उससे मैं पूछूंगा ना कि भाई तुम्हारा एज क्या है वो बताओ पहले। तो इनपुट लेने के लिए हमने कौन सा शेप यूज़ करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनपुट के लिए हमें ये रोम्बस वाला शेप यूज़ करना था। तो ये एक शेप बनाते हैं हम इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ हम इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट करेंगे हम एज में। ठीक है, तो हम यहाँ एज मांग रहे हैं बेसिकली, एज इनपुट। ठीक है, एज हमने यहाँ इनपुट लिया। इसके बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, मतलब हमें पहले तो चेक करना है। तो इसके बाद मैं कहता हूँ कि, और हाँ, चेक करने के लिए मतलब कुछ स्टेप्स लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने कौन सा यूज़ किया था, मतलब हमें कौन सा यूज़ करना होता है, ये जो रेक्टेंगल टाइप का है इसको। तो एक रेक्टेंगल मैंने बनाया और यहाँ मैंने लिखा कुछ, बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना है, तो हम यहाँ रेक्टेंगल नहीं लेंगे, हमें मतलब चेक करना है, कंडीशन चेक करना है। ठीक है, कंडीशन चेक करना है। तो कंडीशन क्या है, एक डिसीजन होता है। ये हम डिसीजन ही ले रहे हैं ना कि अगर तुम 18 से बड़े हो या 18 हो तो तुम दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते वोट। तो ये हम डिसीजन ले रहे हैं। तो डिसीजन ले रहे हैं इसका मतलब हमें ये डायमंड वाला शेप लेना है। ठीक है, तो हम डायमंड वाला शेप लेते हैं।
ओके। तो इस डायमंड शेप में मैं कहता हूँ कि अगर एज मैं यहाँ ऐसा कहता हूँ कि अगर एज जो है वो इक्वल टू 18 है या फिर एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है, इन दोनों केसेस में येस हो जाएगा। ठीक है, तो येस के लिए मैं इधर बना देता हूँ और नो के लिए मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो अब इसके आगे का देखते हैं। तो अगर येस हो जाता है, तो अगर येस होता है और अगर नो होता है तो क्या क्या होगा। अगर नो हो जाता है तो ठीक है, मेरा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया। तो मतलब ख़त्म होने से पहले मैं उसको मैसेज दूंगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, मतलब तुम वोट नहीं दे सकते। ठीक है, तो अगर मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है तो आउटपुट के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, इनपुट आउटपुट दोनों के लिए हम रोम्बस का यूज़ करते थे। तो रोम्बस में यहाँ एक बना देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ देता हूँ नॉट वैलिड। ठीक है, अब वैलिड सिटीजन नहीं हूँ, और फिर मेरा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम ख़त्म हुआ है, तो प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए हमें ये वाला यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ लिख देंगे एंड। ठीक है, और अगर यस आता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे वैलिड। ठीक है, और फिर लास्ट में अपना प्रोग्राम एंड कर देंगे कि हाँ ख़त्म। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी हमने किस तरीके से सॉल्व की। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ का यूज़ नहीं किया, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाऊंगा, वो ये था, ये प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस का हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में ज़रूर यूज़ करेंगे। और ठीक है, तो करते हैं। उससे पहले एक बार हम इसको ना रिवाइज़ कर लेते हैं, मतलब एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि हमें ये चेक करना था कि एक सिटीज़न हमारे पास आ रहा है, वो वैलिड सिटीज़न है या नहीं वोट देने के लिए। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया अपने प्रोग्राम को। स्टार्ट करने के बाद हमने एज को इनपुट लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने एक डिसीज़न लिया कि अगर एज 18 के इक्वल है या फिर एज 18 से बड़ा है तो येस चले जाना। येस, अगर ये दोनों मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, सही हो जाती है, तो येस वाला पार्ट इधर, नो वाला पार्ट इधर। अगर नो होता है तो नॉट वैलिड और फिर एंड कर देना है। अगर येस होता है तो वैलिड और फिर एंड करना है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि हमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। प्रिंट करने का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है कि आपको स्क्रीन पे दिखाना है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट का मतलब वो नहीं होता जो हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट का मतलब ये होता है कि आपको स्क्रीन पे वो चीज़ दिखानी है यूज़र को। ठीक है, जैसे अभी आप यूज़र हो, आप क्या कर रहे हो कि मेरी मेरी वीडियो को अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, तो एक तरह से स्क्रीन पे वीडियो प्रिंट हो रही है। नॉट मतलब एक्चुअली प्रिंट नहीं हो रही, बट मतलब अगर आपको कोई स्टेटमेंट यूज़र को दिखाना है तो उसको हम प्रिंट करना कहते हैं। ठीक है, अभी आप इसमें ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, मतलब सिंपली ऐसे समझो, हमें यूज़र का आउटपुट दिखाना है। तो 1 to 10 की काउंटिंग में प्रिंट करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो एक मैंने ओवल शेप बनाया और इसमें लिख दिया स्टार्ट। स्टार्ट के बाद क्या करेंगे, स्टार्ट के बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर वाला अपना डब्बा यूज़ कर रहा हूँ। वेरिएबल मैं एक बनाता हूँ जिसमें मैं कह देता हूँ काउंट। काउंटिंग प्रिंट कर रहे हैं ना, तो काउंट वाला एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें डाल देता हूँ 0। ठीक है, मैंने काउंट एक बनाया। वेरिएबल क्या होता है आपको नहीं पता होगा अभी, पर आपको ऐसे समझ लेना है कि काउंट के अंदर कुछ नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में करते हो ना, x=4 y=10, इस टाइप से, बस वैसे ही काउंट एक है, एक वेरिएबल, और उसके अंदर एक नंबर पड़ा है 0 अभी। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आओ। ठीक है, और यहाँ पर आते ही क्या करो, ब्लैक सी ले लेते हैं हम। आते ही क्या करो, इंक्रीमेंट करो काउंट में। ठीक है, काउंट +1 कर दो, बेसिकली मैंने ये कहा। ठीक है, काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, इसका मतलब इसको ना मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ। इसको हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, काउंट इक्वल टू कर दो काउंट +1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, काउंट इक्वल टू कर दो काउंट +1, मतलब जो भी काउंट था उसका +1 कर दो, उसमें इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दो एक। ठीक है, और बढ़ाने के बाद क्या करो, प्रिंट कर दो, उस चीज़ को प्रिंट कर दो। तो आउटपुट हमें देना है
तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ अपना रोम्बस वाला शेप, और यहाँ मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो काउंट को। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे एक डिसीज़न लेना है। मुझे 1 से 10 तक की ही काउंटिंग चलानी थी। अब मुझे एक डिसीज़न लेना है कि अगर मेरा काउंट 10 है, ठीक है, अगर मेरा काउंट 10 है, देखिए क्या होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमारा x 0 था, मतलब काउंट 0 था, और काउंट के बाद ये आया, इसने काउंट को +1 कर दिया। यहाँ देखिए ये 0 था, हम इस वाले स्टेप पे हैं हम सबसे, फिर यहाँ पर आए, काउंट में +1 हो गया, तो अब काउंट हो गया हमारा 1, और हमने 1 प्रिंट भी कर दिया। तो जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे वापस से ऊपर जाना है और काउंट में +1 करना है। वापस से ऊपर जाना है, काउंट में प्लस करना है, तब 2 हो जाएगा, और फिर मुझे आकर 2 प्रिंट करना है। फिर वापस ऊपर जाना है, मुझे काउंट में +1 करना है, तब 3 हो जाएगा, फिर यहाँ प्रिंट करना है। इस तरीके से करते रहना है, और ऐसा कब तक करते रहना है, जब तक काउंट हमारा 9 हो। 9 होगा तो ऊपर जाएंगे, काउंट में +1 करेंगे, प्रिंट करेंगे, ख़त्म। अगर 10 आ गया है तो उसके बाद ऊपर जाकर इंक्रीमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि हमें 10 तक ही करना था। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ। तो कंडीशन को हम रेड से कर देते हैं, किसी से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इसी कलर से लेना है। तो कंडीशन हम किस में लिखते थे, कंडीशन हम लिखते हैं अपने डायमंड वाले शेप में। तो इसमें मैं लिखता हूँ इफ़, मतलब कि अगर जो हमारा काउंट है वो छोटा है 10 से। ठीक है, अगर हमारा काउंट छोटा है 10 से तो दो चीज़ हो सकती हैं, येस और नो। तो अगर येस होता है, अगर येस होता है तो इस तरफ मैं कर देता हूँ, अगर नो होता है तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इधर येस है हमारा, तो अगर येस हो जाता है तो हमें क्या करना है, वापस से इस वाले स्टेप पे चले जाना है। अगर नो होता है तो सिंपली हमें अपने प्रोग्राम को एंड कर देना है। तो यहाँ आकर नीचे मैंने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे फ्लो चार्ट को एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलेगा ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 डब्बे बना लेता हूँ। ये वो डब्बा बना लिया मैंने जहाँ चीज़ें प्रिंट हो रही है, मतलब जो यूज़र को दिखेगा। तो ये देखिए, और यहाँ पे काउंट है, तो काउंट क्या हुआ, अभी 0 है। हम यहाँ पे आए, स्टार्ट किया हमने प्रोग्राम, फिर यहाँ पे हमने काउंट में 0 कर दिया, तो काउंट में हमारा 0 है। फिर हमने क्या किया, काउंट में +1 किया, तो अब काउंट कितना हो गया, 1। फिर हम आए, काउंट को प्रिंट कर दिया, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ हमने डिसीजन लिया, क्या काउंट मेरा 10 से छोटा है, तो यहाँ देखिए काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 1, तो ये 10 से छोटा है, तो छोटा है तो येस है, तो येस है। तो अब हमें कहाँ पर जाना है, फिर यहाँ पे पहुँच गए हम। फिर हमने क्या किया, काउंट में +1, तो ये क्या हुआ, 2। फिर देखिए नीचे आए, काउंट को हमने प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर दिया। फिर हमने डिसीजन लेना है, क्या हमारा काउंट छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, क्योंकि अभी तो हमारा काउंट 2 है। फिर येस में गए, ऊपर गए, यहाँ पहुँच गए, फिर काउंट में जाके इंक्रीमेंट किया, ये 3 हो गया। फिर नीचे आए, काउंट को प्रिंट करना था, प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आए, यहाँ फिर हमें डिसीजन लेना है, क्या काउंट छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, येस में गए, ऊपर गए, इंक्रीमेंट किया, ये 4 हुआ। फिर आए, काउंट प्रिंट कर दिया, और फिर डिसीजन लेना है, तो अभी भी काउंट छोटा है हमारा 10 से, क्योंकि अभी काउंट 4 है। फिर येस में गए, ऊपर गए, यहाँ आए, इसको इंक्रीमेंट किया, 5 हुआ। फिर यहाँ आकर काउंट प्रिंट कर दिया। फिर नीचे आए, काउंट छोटा है 10 से, हाँ छोटा है, अभी 5 है। येस में गए, यहाँ आए, ये 6 हुआ, यहाँ हमने 6 प्रिंट किया। फिर नीचे आए, फिर चेक किया, फिर येस में आए, फिर ऊपर आए, यहाँ आकर हमने इंक्रीमेंट किया, यहाँ 7 प्रिंट किया। फिर यहाँ आके डिसीजन लिया, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ आकर इंक्रीमेंट किया, ये 8 हुआ, और यहाँ मैंने 8 प्रिंट किया। फिर नीचे आए, यहाँ डिसीजन लिया, येस में गए, ऊपर गए, काउंट में इंक्रीमेंट किया, यहाँ 9 हो गया आप काउंट। नीचे आकर इस वाले स्टेप में मैंने काउंट प्रिंट कर दिया, 9 हो गया। फिर से डिसीजन लिया, येस हुआ, यहाँ गए, काउंट आए, इंक्रीमेंट किया, और यहाँ का प्रिंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या है, 10। तो क्या 10 10 से छोटा है, नहीं, 10 10 से छोटा नहीं है, 10 तो 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने लिखा है अगर 10 10 से छोटा होगा तब मैं येस वाले केस में जाऊँगा, वरना मैं नो वाले केस में जाऊँगा। तो अब मैं किस में आया, नो वाले केस में, और मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिदम, और इस एल्गोरिदम को हमने फ्लो चार्ट से समझा दिया। अब ये एल्गोरिदम मैं किसी को भी दूंगा
और उसे मैं कुछ भी नहीं समझाऊंगा, फिर भी वो इस एल्गोरिदम को देख के समझ जाएगा कि ये एल्गोरिदम बेसिकली 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी आप बोल के किसी को समझाने जाते तो कैसे समझाना पड़ता कि यार देखो ऐसे करो, पहले एक काउंट वेरिएबल लो, फिर उसमें +1 करवाओ, फिर ये चेक करो, ये सब। तो ये फ्लो चार्ट का है, बहुत ईजी तरीका है किसी को अपना एल्गोरिदम समझाने का। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में ना हम एक थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि एटीएम के ट्रांजैक्शन किस तरीके से होते हैं। जैसे आप एटीएम में पैसे निकालने जाते हो तो वो किस तरीके से, वो कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके बाद फिर आगे वाले टॉपिक्स पे मूव करेंगे। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।